हेलो एवरीवन। हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही थी और मैंने ऑलरेडी इस पे 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। और पहला क्वेश्चन आज के लिए है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था वही है। तो पहला क्वेश्चन मतलब ब्रिटिश सरकार ने बर्मा को भारत से किस वर्ष में अलग किया था। तो यहाँ पे बर्मा को किस वर्ष में, बर्मा का नया नाम म्यांमार है। तो म्यांमार कब अलग हुआ था, यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, 1937 में। फिर पूछा जाता है कि जो बर्मा है या म्यांमार है उससे भारत की कौन कौन सी स्टेट्स की सीमा लगती है। तो पहली है एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर है नागालैंड, ठीक है। और फिर उसके बाद है मणिपुर और है मिज़ोरम, ठीक है। मणिपुर और मिज़ोरम, ठीक है। बर्मा के साथ, सॉरी बार बार बर्मा निकल जाए, म्यांमार के साथ हमारा मतलब भारत का कालाधान प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें कोलकाता पोर्ट को सितवे पोर्ट मतलब म्यांमार से जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो साउथ ईस्ट जो एशिया की कंट्रीज़ हैं उनके साथ भारत का एक मेकोंग गंगा कोऑपरेशन भी चल रहा है। इसमें कौन कौन से देश, भारत तो है ही, इनके अलावा जो देश हैं म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड है, ठीक है। फिर आते हैं ऑप्शन बी 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। 1911 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। कैपिटल शिफ्ट की अनाउंसमेंट हुई थी, मतलब कोलकाता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट होने की अनाउंसमेंट हुई थी और 1912 में शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। बंगाल से अलग 2 राज्य बने थे, उड़ीसा और बिहार, ठीक है। 1911 की ही बात है ये सारी। 1947 में भारत का विभाजन हुआ था और भारत को मतलब भारत और पाकिस्तान 2 आज़ाद देश बने थे। बांग्लादेश 1971 में बना था, ठीक है। तो ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन था। अब आज के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा शहर किस नदी के समीप स्थित था। सॉरी, हड़प्पा शहर कह लीजिए, हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता कह लीजिए, या कांस्य युगीन सभ्यता कह लीजिए, या कांस्य युगीन काल कह लीजिए, सॉरी कांस्य युग कह लीजिए, ठीक है। जो इसकी खोज थी, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में, ठीक है। और ये रावी नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। इस काल को हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी लिखित सोर्स हमें नहीं मिलता है। जो भी चीज़ें मिलती हैं हमें पिक्चर के फॉर्म में मिलती हैं, जैसे सिक्के हो गए या दीवारें हो गई, ये सब, ठीक है। और उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ इस वक्त ऐसा हुआ होगा, ऐसा रहा होगा, ठीक है। जैसे विशाल स्नानागार, हो सकता है वो वहाँ पे कुछ और हो सकता है, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है। लेकिन हमको जिस जैसे सोर्स मिले हैं जो भी, तो वैज्ञानिकों को मतलब, तो उन्होंने वैसा अनुमान लगाया है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे कुछ और हो, ठीक है। तो इसीलिए उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ भी लिखित सोर्स हमें नहीं मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो ये नदियाँ हैं इनका हमें वैदिक नाम पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम ब्यास नदी की बात कर लेते हैं। तो ब्यास नदी को विपाशा कहा जाता है, रावी नदी को पुरुषनी कहा जाता है, झेलम नदी को वितिस्ता कहा जाता है, सिंधु नदी को सिंधुई नदी कहा जाता है, चिनाब नदी होती है एक, मतलब चिनाब नदी एक है, उसको अस्कनी कहा गया है, और सतलज नदी को सतोदरी कहा गया है। इसके अलावा गाय के बारे में पूछा जाता है कि गाय को क्या कहा गया है, तो गाय को कहा गया है अश्कनी, ठीक है। सॉरी अस्कनी तो चिनाब को कहा गया था, गाय को कहा गया है अघन्या, ठीक है। तो गाय के लिए अघन्या वर्ड का यूज किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है, या लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। और लाख बख्श का मतलब होता है कि लाखों का दान देने वाला, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता था, जो भी मतलब गरीब लोग होते थे उनकी बेटियों की शादी करवा दिया करता था, ठीक है। और मतलब थोड़ा दयालु किस्म का था, ये कह सकते हैं हम।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले भारत में इस्लामिक बिल्डिंग बनवाई थी और उसका नाम था 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी इसने ही शुरू करवाया था, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। फिर इसके बाद इस पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके कारण इसकी ऊपरी मंजिल क्या हो गई थी, मतलब नष्ट हो गई थी। तो उसकी मरम्मत और उसके ऊपर एक और मंजिला किसने बनवाया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को हम गुलाम वंश का संस्थापक कहते हैं। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गोरी वही है जिसने तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध क्रमशः 1191 में और 1192 में लड़ा था। 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और 1192 में जीता था मोहम्मद गोरी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं? हम तो संस्थापक कहते हैं गुलाम वंश का, लेकिन रियल फाउंडर किसे कहते हैं? हम इल्तुतमिश को कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसकी राजधानी तो लाहौर थी, लेकिन दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? वो बनाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसकी मौत के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि इसकी मौत मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसी हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए, जिसे चौगान कहते हैं, ऐसे मतलब खेलते खेलते घोड़े से गिर गया और मर गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो पोलो है वो कहाँ के लोगों ने भारत में लाया? तो ये लाया था तुर्किश पीपल ने। ठीक है, तुर्किश पीपल ने भारत में लाया था। फिर इसके बाद है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसको स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? वो था मोहम्मद गोरी का गुलाम। इसने 40 ग्रुप के मतलब स्थापना की। इसमें 40 लोग होते थे और वो लोग डिसाइड करते थे कि मतलब शासन में क्या होना चाहिए, किसको मतलब अगला राजा कौन बनेगा, ऐसा। ठीक है, इसमें लेकिन इसमें क्या था, बहुत मतलब खींचतान थी, आपस में ही लोग लड़ते रहते थे। इल्तुतमिश ने सिल्वर का टंका चलवाया था और क्या कहते हैं कांस या तांबे का क्या चलवाया था उसने? जीतल चलवाया था। ठीक है, इक्ता सिस्टम भी इसने चलवाया था। इक्ता सिस्टम में क्या होता था? इक्ता सिस्टम में लोगों को मतलब सैलरी नहीं दी जाती थी, ज़मीनें दी जाती थी, और ज़मीनें से जो वो रेवेन्यू का मतलब वो कर सकते थे वो उनका हो जाता था। ठीक है, इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि एक मात्र महिला थी जो मध्यकाल में मुस्लिम महिला जो कि दिल्ली पे राज की थी। ठीक है, इसे फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग भी कहा जाता है इंडिया में, मतलब फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग इन इंडिया भी कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी का निर्माण भी इसने ही करवाया था। ठीक है, फिर है बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। तो पहले हम मतलब उससे चलते हैं, लाइन से चलते हैं। तो बलबन, गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश के बाद यही राजा बना, और जैसे ही ये राजा बना इसने 40 ग्रुप को ख़त्म कर दिया और लगभग जितने भी 40 लोग मतलब उस ग्रुप में थे सबको मरवा दिया। क्योंकि इसको पता था कि हमेशा जो भी विद्रोह होता है ये 40 ग्रुप की मदद से ही होता है, और इसी प्रकार ये भी राजा बना था। तो इसने बनते ही तुरंत 40 ग्रुप को हटा दिया। सिजदा और पैबोज इसने शुरू किया था। जो सिस्टम था, सिजदा मतलब सर झुका के सलाम करना, पैबोज मतलब पैरों को चूमना, और इसको ख़त्म किसने करवाया था? इसको ख़त्म किया था शाहजहाँ ने। ठीक है, ये मतलब ये क्वेश्चन ये मैंने मतलब जब शाहजहाँ के बारे में था तो हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था। ठीक है, इसने अपने आप को कुछ उपाधियाँ दी थी, जैसे कि जिले इलाही, ठीक है, और नियाबत खुदाई, मतलब अपने आप को भगवान के बराबर ये मानता था। और फिर इसके बाद इसने बस, ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन का असली नाम था अली गुरसब। ठीक है, और जो क्या कहते हैं ये इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, इसने फिर से सैलरी देना शुरू कर दिया। इसका एक गुलाम था जो कि जिसका नाम मलिक गफूर था, और उसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। उसको 1000 दिनारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसको 1000 दिनार में ख़रीदा गया था। इसने ही दक्कन में अभियान चलाया था। पहली बार इसको मतलब कामयाबी नहीं मिली, फिर इसके बाद इसने दोबारा दक्कन में अभियान चलाया और काकतीय वंश के, ठीक है, काकतीय वंश के या जिसकी राजधानी वारंगल थी, वहाँ के राजा प्रताप, इनका नाम पिछली बार भी मैं भूल गया था, राजा प्रताप, ठीक है, राजा प्रताप
रुद्रदेव शायद नाम है, ठीक है। ये थोड़ा आगे पीछे, रुद्र प्रताप ज़्यादातर मैंने नाम ऐसे ही सुना है ना, रुद्र प्रताप, तो ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो इसको एक बार आप फिर से कंफर्म कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से उसने कोहिनूर हीरा को छीन लिया था या जीत लिया था और फिर इसने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी जिसमें अलाउद्दीन खिलजी राजा रत्नदेव से लड़ता है रानी पद्मिनी को पाने के लिए, ठीक है। और इस पे जो बुक लिखी गई है पद्मावत, वो किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। लेकिन ये लिखी कब गई है ये पूछा जाता है, तो ये लिखी गई है शेर शाह सूरी के टाइम पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था ऑप्शन ए 261 BC में, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कलिंग का नया नाम उड़ीसा है, ठीक है। और अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसको कन्वर्ट किसने करवाया था? उपगुप्त ने करवाया था। अपने बेटे को और बेटी को, मतलब बेटे महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को इसने श्रीलंका, जिसको उस वक्त सिलोन कहते थे, वहाँ भेजा था बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। इन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, ठीक है। और जो बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी वो पाटलिपुत्र बिहार में करवाई थी, ठीक है। और ठीक है, फिर इसके बाद बस इतना ही है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ईयर्स थे तो डिस्कस करने लायक कुछ बचा नहीं था। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसका सही जवाब ऑप्शन ए भी है, मतलब ए ही है। और अरस्तु के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरस्तु मतलब जीव विज्ञान के, अरे यार कोई ना कोई आ ही जाता है, स्टार्ट हो गया। तो कोई ना कोई आ ही जाता है यार, सॉरी। तो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। और अरस्तु के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मतलब किसके जनक हैं, तो बेसिकली पूछा जाता है जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो वो अरस्तु थे, ठीक है। सिकंदर कौन था? सिकंदर मकदूनिया का राजा था, मकदूनिया जो कि ग्रीस का पुराना नाम था, ठीक है। इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है या अलेक्जेंडर तृतीय भी कहा जाता है, ठीक है। सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ था और 326 ईसा पूर्व में हुआ था। अब इसमें राजा पोरस विजयी हुए थे ऐसा भारत में कहा जाता है और ग्रीस वाले कहते हैं कि सिकंदर विजयी हुआ था, तो इस पे हम डिस्कशन नहीं करते हैं। हालांकि इसको हम क्या कहते हैं, इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको हम कहते हैं बैटल ऑफ हाइडास्पस, ठीक है, बैटल ऑफ हाइडास्पस कहते हैं। फिर है इसके बाद किसके बारे में हम डिस्कस करते हैं? अरस्तु के बारे में। तो अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक था और वह प्लेटो का शिष्य था और सिकंदर का गुरु था, ऐसा हमने तो डिस्कस ही कर लिया। फिर इसके बाद प्लेटो के बारे में डिस्कस करते हैं, तो प्लेटो भी सेम यूनानी दार्शनिक था और अभी मैंने बताया अरस्तु का गुरु था। फिर साइरस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। साइरस कौन था? एक पर्शियन दार्शनिक था। पर्सिया जो था वो ईरान का पुराना नाम था, ठीक है। इसने इमॉर्टल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी, मतलब हाँ यही कह सकते हैं शुरुआत की थी। और इसके बाद जो सबसे पहला, मतलब पर्सिया में जो सबसे पहला साम्राज्य था जिसको एचमेनिद कहा जाता है, उसका भी संस्थापक कौन था? साइरस था, ठीक है। सुकरात के बारे में आपने शायद 9th या 10th में पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन था कि मतलब क्वेश्चन नहीं, मतलब एक चैप्टर था जिसमें बताया गया था कि इनको सब बचपन में मतलब बहुत अजीब से दिखते थे, तो सब लोग इनका मजाक उड़ाते थे। तो ये भी एक दार्शनिक थे और ये प्लेटो के गुरु थे, ठीक है। सुकरात मूर्ति पूजा के बहुत घनघोर विरोधी थे और इसी वजह से इनको मृत्यु की सज़ा दी गई और इनको जहर पीना पड़ा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से किस साम्राज्य की राजधानी का मिलान सही नहीं है? तो इनमें से किस साम्राज्य की राजधानी का मिलान सही नहीं है? तो वो है पल्लवों की राजधानी वेल्लोर नहीं थी, वो थी कांचीपुरम, ठीक है।
कांचीपुरम, कांचीपुरम, ठीक है। तो यही थी, और पल्लवों की राजधानी यही थी, और इनके जो संस्थापक थे वो थे सिम्हा विष्णु, ठीक है, सिम्हा विष्णु थे। और इसके अलावा इन्होंने बोधि धर्म का क्या कहते हैं, मतलब ये जो पल्लव वंश है, इन्होंने बोधि धर्म को स्टार्ट किया था। बोधि धर्म वही है जो मतलब चीन में योग का प्रचार प्रसार की थी और उसको वहाँ पे फेमस की थी। मौर्य वंश के संस्थापक यहाँ पे मौर्य है, यहाँ पे पाटलिपुत्र, सही, सॉरी, ठीक है, मौर्य वंश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। तो पाटलिपुत्र है, और मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा नंदवंश को, नंदवंश के राजा जो क्या नाम है, धनानंद को इन्होंने हराया था और मगध पे जीत हासिल की थी। इनके गुरु का नाम कौटिल्य है, जिनको आप चाणक्य भी कहते हैं। फिर है पांडव या पांड्या कह लीजिए, इनकी राजधानी मदुराई है। मदुराई वही है जिसको हम सिटी ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं। यहाँ पे ही गांधी जी मतलब अर्धनग्न हो गए थे। उन्होंने फिर मतलब ऊपर जो है मतलब केवल धोती पहने रखा था, और ऊपर का बदन उनका उघार, मतलब उघार कहे तो हिंदी में मतलब खुला रहता था, ठीक है। फिर है काकतीय वंश, वारंगल। अभी हमने काकतीय वंश के बारे में पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में। तो काकतीय वंश के जो इस जो आपने मूवी देखी होगी शायद रुद्रमा देवी, वो भी काकतीय वंश से ही बिलोंग करती थी, और इसके जो संस्थापक थे वो रुद्रदेव प्रथम थे, ठीक है। इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालुक्यों का अग्रज किसे कहते हैं। मतलब जो चालुक्य वंश था वो जब टूट के बिखर गया तब जाके काकतीय वंश बना था, ठीक है। हाँ, और ये वही वंश है जिसने खिलजियों को हराया था, ठीक है, अभी मैंने डिस्कस भी किया था। तो हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी थे। ये थोड़ा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया है, तो फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। इनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं और सीमांत गांधी भी कहते हैं, ठीक है, बच्चा खान भी कहते हैं। इसके अलावा जो इन्होंने लाल कुर्ती खुदाई खिदमतगार नाम मतलब की स्थापना की थी, और जो मतलब जो खुदाई खिदमतगार है वो एक मतलब जैसे कि कह लीजिए कि एक जैसे कांग्रेस एक संस्था है उसी तरह की वो भी थी। मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है क्या कह सकते हैं उसके लिए, वैसा था। और इसी में लाल कुर्ती लोग पहनते थे और इस पे ही एक आंदोलन चला गया था। इसी को लाल कुर्ती दल आंदोलन भी कहा जाता है। फिर है शिंजो आबे। शिंजो आबे को आपको पता होगा अभी रिसेंटली इनका देहांत हुआ है, और शिंजो आबे जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे। इनको पद्म विभूषण दिया गया था, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है, ठीक है, 2021 में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। फिर है शेख मुजीबुर रहमान। इन्हें मतलब बांग्लादेश का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, ठीक है। शेख हसीना जो है इन्हीं के पापा थे, ठीक है। ये शेख मुजीबुर रहमान जो है इनको बंगबंधु भी कहा जाता है, और 2021 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो जब इन्होंने बांग्लादेश को भारत की मदद से आज़ाद कराया था तो वहाँ के ये पहले राष्ट्रपति बने थे और फिर दूसरे प्रधानमंत्री भी बने थे। फिर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आपको पता होगा 1917 में पहली महिला बनी थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये एक आयरिश लेडी थी, मतलब आयरिश मतलब आयरलैंड से आई थी, और इन्हें भारत से बहुत प्रेम था और भारत की स्वतंत्रता में इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा अडियार मद्रास में, ठीक है। इन्होंने ही महामना मदन मोहन मालवीय की सहायता की थी बीएचयू की स्थापना करने में। मतलब मैक्सिमम टाइम इनका जो बनारस में ही बीता था, और इसी वजह से मदन मोहन मालवीय से इनका अच्छा संपर्क था और वहीं पे इन्होंने
उसकी मतलब बीएचयू की स्थापना करने में अहम योगदान दिया था। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन और था कि होम रूल लीग जो है वो एक बाल गंगाधर तिलक ने भी स्टार्ट की थी और उसका जो हेडक्वार्टर था वो पुणे में था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गुरुमुखी लिपि की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है गुरु अंगद देव। ठीक है, गुरु अंगद देव ने, लिपि क्या होती है, जैसे कि हम संस्कृत पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, उसको लिखते जिसमें है वो देवनागरी होता है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन लिखा वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो उसी तरह जो पंजाबी लैंग्वेज होती है साडा हक, तो वो कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा गुरुमुखी लिपि में। ठीक है, और इसकी रचना गुरु अंगद देव ने की थी। गुरु अंगद देव जो थे वो दूसरे गुरु थे। ठीक है, पहले गुरु गुरु नानक देव थे और दूसरे गुरु गुरु अंगद देव थे। इनको हम वो भाई लहना, ठीक है, भाई मतलब भाई अलग है और लहना मुझे सही नहीं पता कैसे लिखेंगे लहना। ठीक है, भाई लहना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर गुरु नानक देव ये पहले सिख गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने ही लंगर प्रथा को शुरू किया था। लेकिन गुरुद्वारे में जो लंगर प्रथा होती है, मतलब जो लंगर प्रथा की जाती है, उसकी शुरुआत उन्होंने मतलब गुरु अंगद देव ने की थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये 10वें और आखिरी गुरु थी। इनके बाद कौन बन गया था गुरु? इनके बाद जो पुस्तक है उनको गुरु बना दिया गया था। ठीक है, तो ऐसा आप कह सकते हैं कि आखिरी व्यक्ति यही थे जो कि सिख गुरु थे। फिर इनके बाद है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो थे वो 5वें सिख गुरु थे और इन्होंने क्या कहते, इनको जहांगीर ने मरवा दिया था। ठीक है, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। आदि ग्रंथ जो है, आदि ग्रंथ वही है जिसमें जो पहले के 4 गुरु थे। ठीक है, और उनके अलावा गुरु अंगद देव ने अपनी वाणी को इसी में लिखा था, संकलित किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी नीति थी? तो ये थी लॉर्ड डलहौजी की। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी था और इसमें क्या कहते थे कि किसी न किसी बहाने से लोग, मतलब जो राज्य थे उनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ठीक है, और इसमें सबसे पहली जो स्टेट को किया गया था वो थी सतारा, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में, पूरा नहीं लिखूंगा, महाराष्ट्र से आप समझ जाइएगा। ठीक है, पहली ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी 1853 में। ठीक है, 1853 में बॉम्बे से थाने तक चली थी। आईआईटी रुड़की की स्थापना इसने की थी। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की स्थापना इसने ही की थी। शिमला को भारत की समर कैपिटल इसने ही बनवाई थी। ठीक है, इसके अलावा जो क्या कहते हैं, सतारा के अलावा जो क्या कहते हैं स्टेट्स को जिसने कैप्चर कर लिया था, राज्य को कैप्चर कर लिया था, उसमें थे झांसी, नागपुर, उदयपुर और संबलपुर। ठीक है, इन सब स्टेट्स को पहले अवध को भी वो कैप्चर कर लिया गया था, लेकिन फिर 1857 की क्रांति के बाद उसे वापस करना पड़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहते हैं। लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में पूछा जाए तो उसके जनक किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। इसने स्थायी बंदोबस्त जिसे कह लेते हैं, या जमींदारी प्रथा कह लीजिए, या परमानेंट सेटल ऑफ बंगाल कह लीजिए, क्योंकि ये बंगाल के एरिया में लगाई गई थी। ठीक है, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। तो जो सब्सिडरी अलायंस था, जिसे सहायक संधि कहते हैं, 1798 में इसने शुरू की थी और सबसे पहली जो स्टेट थी इसमें मिलने वाली वो थी हैदराबाद। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस बेसिकली यह था कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करिए, हम अगर आपके खिलाफ कोई दूसरी युद्ध होगा तो हम उससे निपट लेंगे, बस टैक्स हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में क्या कहते हैं डिस्कस किया था कि इसको स्थायी स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, एक्ट, क्योंकि इसने ये एक्ट पास किया था लोकल सेल्फ
गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है। इसके बाद इल्बर्ट बिल भी इसी के काल में आया था और पहला फैक्ट्री बिल भी इसी के काल में आया था। पहला फैक्ट्री बिल का मतलब आप समझ रहे हैं कि पहला फैक्ट्री बिल का मतलब ये है कि जब लेबरों की जो कंडीशन जो बहुत बेकार थी वो इसी के काल से थोड़ी बहुत, मतलब इसके काल में पहली बार सुधरी थी। इसके बाद जो जो हुआ था वो तो हुआ ही था, लेकिन सबसे पहले इसी के काल में, और ये भारतीयों के प्रति बहुत सिंपैथी रखता था, ठीक है। लॉर्ड रिपन की बात कर रहे हैं। और इल्बर्ट बिल क्या है, इल्बर्ट बिल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी इस बारे में डिस्कस किया था। इसमें ये था कि मतलब जैसे कि पहले क्या था कि कोई भी जो जज होगा, ठीक है, उसके सामने मतलब जो जज होगा वो केवल अगर यूरोपीय जज है जैसे, ठीक है, तो वो किसी का भी मतलब वो कर सकता है, किसी के खिलाफ भी सुनवाई कर सकता है, चाहे वो मतलब इंडियन हो, चाहे वो फॉरेनर हो, मतलब बेसिकली यूरोपियन या अमेरिकन हो, ठीक है। लेकिन इल्बर्ट बिल में क्या था कि इल्बर्ट बिल में जो भारतीय जज थे वो यूरोपीय लोगों, जो यूरोपीय क्रिमिनल थे उनकी सुनवाई कर सकते थे। इससे जो वो अंग्रेजी प्रशासन थे, जो दूसरे लोग थे, वो बहुत गुस्सा हुए, तो इस बिल को वापस लेना पड़ा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोलों की राजधानी थी। तो चोलों की राजधानी थी तंजाउर, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, तंजाउर, ठीक है। चोलों का जो संस्थापक थे वो थे विजयालय। यार फिर से कोई ना कोई आ जाता, सॉरी, फिर से इंटरप्ट हो गया वीडियो। तो हम डिस्कस कर रहे थे चोलों की राजधानी थी, तो चोलों की राजधानी तंजाउर थी और ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। और जो चोलों के संस्थापक थे वो थे विजयालय। और चोल इसलिए जो मतलब फेमस थे क्योंकि इनकी जो नेवी थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी, ठीक है। अपने समय में, अपने समय के हिसाब से सबसे स्ट्रांग जो नेवी थी वो मतलब चोलों की थी, ठीक है। फिर है मदुरई। मदुरई जो है पांडवों की राजधानी है, ठीक है। मदुरई पांडवों की राजधानी है। शायद मैंने पिछले वीडियो में गलत बोल दिया था क्या कहीं, मतलब पिछले क्वेश्चन में शायद मैंने कहीं गलत बोल दिया, तो उसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। मदुरई, हाँ ठीक है, नहीं शायद एक सेकंड को ही मैं देख ही लेता हूँ। नहीं सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मदुरई, मदुरई के बारे में हम डिस्कस करें तो ये पांडवों की राजधानी थी। पांड्या जो भी हो, ठीक है, पांड्या पांडव, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता मुझे बोलने में। तो ये पांडवों की राजधानी थी और यहाँ पे ही मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर है और इसी को हम सिटी ऑफ फेस्टिवल कहते हैं। यहाँ पे ही गांधी जी, फिर से वही आ गया कि गांधी जी यहाँ पे अपने जो क्या कहते हैं ऊपर का कुर्ता शायद कहते हैं उसको उतार दिया था और सिर्फ धोती में रहने लगे थे। तभी इनको जो विंस्टन चर्चिल था, जो कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, वो इनको क्या कहा था, हाफ नेकेड संत, मतलब हाफ नेकेड मतलब अर्धनग्न संत, इनको विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कांचीपुरम, कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी, ठीक है। और दारासुरम, दारासुरम भी चोलों की ही राजधानी थी, लेकिन इसको बाद में बनाया गया था, ठीक है। पहले तंजौर को बनाया गया था और ये जो थे अरितेश्वर, अरितेश्वर टेम्पल जो है ये भी यहीं पे है, ठीक है। और जो दारासुरम जो राजधानी बनी थी इसको राजा राज ने बनवाया था, मतलब बनाया था, बनवाया नहीं था, बनाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन बार बार होते हैं तो कुछ नए फैक्ट्स भी याद आ जाते हैं, और बार बार इंटरप्शन होता है तो जो पढ़ाने का जो लय रहता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विश्व के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ कौन है? विश्व का प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये लगभग मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें दिक्कत होगी, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं जो पंडित, उनको होत्री कहा जाता है, ठीक है। इसमें 10 मंडल हैं और 10वां मंडल है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है। इसको हम पुरुषुक्त मंडल कहते हैं और इसमें ही कास्ट सिस्टम या वर्ण सिस्टम का वर्णन है, ठीक है। इसी वजह से इससे हमेशा
क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें टोटल 1028 सूक्तियाँ हैं और सबसे ज़्यादा श्लोक जो मतलब समर्पित है वो भगवान इंद्र को समर्पित है और इंद्र को इसमें पुरंदर भी कहा गया है। ठीक है। उपनिषद उपनिषद 108 होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऋग्वेद के लिए, सॉरी। ठीक है, और उपनिषद के लिए मैं लिख देता हूँ 108। ठीक है, क्योंकि मैं कभी कभी गलत बोल देता हूँ इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। ठीक है, ये एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है और मुंडको उपनिषद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में आता है क्योंकि जो सत्यमेव जयते जो कि हमारा राष्ट्रीय स्लोगन है वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, फिर है विनय पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म की पुस्तक है और इसको लिखा किसने है? उपाली ने लिखा है। फिर है सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को आनंद ने लिखा है और अभिधम्म पिटक को मोगाली पुत्तिस ने लिखा है। फिर ऑप्शन डी है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण के बारे में बस एक फैक्ट याद कर लीजिए कि ये सबसे ओल्डेस्ट पुराण है। ठीक है, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। ऋग्वेद में एक उपवेद है जिसको हम क्या कहते हैं? आयुर्वेद। ठीक है, और ये मेडिकल से रिलेटेड है, आप सभी को पता है। तो ये आज का डिस्कशन हो गया सभी क्वेश्चंस के बारे में, और जो इंटरप्शन हुआ और उसके वजह से मेरी जो लय ख़राब हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी कहता हूँ। और अब क्वेश्चन आपके लिए है। तो क्वेश्चन सिंपल है, सुल्तान अहमद शाह ने किस शहर की स्थापना की थी? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और गलतियों को माफ़ करिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।